A very good morning to all dear students। आप सभी का YouTube के इस ऑनलाइन लेक्चर में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पार्ट 2, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के बारे में पढ़ा, जाना कि उसके फीचर्स क्या हैं, क्या होता है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, और अल्पकाल में तीनों स्थितियों के बारे में अब तक हम पढ़ चुके हैं, जैसे सामान्य लाभ, असामान्य लाभ और हानि। आज हम इसी लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हुए यानी दीर्घकाल की बात करेंगे और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जिसे अतिरेक क्षमता कहते हैं उस पर बात करेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। दीर्घकाल में किसी फर्म का साम्य कैसे होता है? दीर्घकाल में फर्म का साम्य कैसे होता है? तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिए कि एक्स अक्ष पर हम क्या डिसाइड करते हैं? आउटपुट डिसाइड करते हैं, और वाई अक्ष पर हम रेवेन्यू लेते हैं और कोस्ट लेते हैं, यानी आगम लेते हैं और लागत लेते हैं। एक्स अक्ष पर हम उत्पादन लेते हैं और वाई अक्ष पर हम आगम और लागतें लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात चलते हैं कि ये AR और MR कर्व की आकृति कैसी होती हैं। तो जब मैंने आपका पहला लेक्चर लिया था एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में, मैंने आपको बताया था कि जो मांग वक्र हैं वो अधिक लोचदार होते हैं। मांग वक्र अधिक लोचदार होते हैं। जब हम एकाधिकार के बारे में पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा डायग्राम कुछ इस तरह से बन रहे थे, मतलब AR और MR कम लोचदार थे। यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए मैं अच्छे से डायग्राम ड्रॉ नहीं कर पा रही एकाधिकार की, लेकिन आपने अगर वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि AR और MR कम लोचदार थे और एकाधिकारात्मक में इस तरह से आकृति बनती है, अधिक लोचदार होते हैं AR और MR। यहाँ L क्यों शो किया गया है? L बताता है लॉन्ग रन की बात को, यानी दीर्घकाल में फर्म का साम्य। और AC और MC कर्व ये U शेप के होते हैं। AC और MC कर्व क्या होते हैं? U शेप के होते हैं। दीर्घकाल में ये जो AC और MC कर्व हैं ये U शेप के शो किए हुए हैं, और L क्यों लगाया है यहाँ पर? दीर्घकाल को शो करने के लिए। अब देखिए कि साम्य की दो शर्तें होती हैं। पहली शर्त MR इक्वल्स टू MC, और दूसरी शर्त MC वक्र MR को नीचे से काटे। साम्य की दो शर्तें हैं, MR इक्वल्स टू MC और दूसरी है MC वक्र MR को नीचे से काटे। तो ये शर्त जो है ये E बिंदु पर पूर्ण हो रही है, ये शर्त E बिंदु पर पूर्ण हो रही है, और E बिंदु से जस्ट नीचे जाने पर हमारा आउटपुट डिसाइड होता है। एक्स अक्ष पर क्योंकि क्या है? आउटपुट है। और ऊपर की ओर जाएंगे, देखिए AR कर्व को हो, डिमांड कर्व को, एक ही बात है। और इस वक्र पर मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में भी बताया था कि क्या डिसाइड होती है? कीमत डिसाइड होती है। AR कर्व पर क्या डिसाइड होती है? कीमत डिसाइड होती है। अब आप यहाँ डायग्राम देख रहे होंगे तो आप ये पता चल रहा होगा कि जो कीमत है वही लागत है, जो कीमत है वही लागत है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में दीर्घकाल में कीमत लागत के बराबर होती है। इसका मतलब कौन सा प्रॉफिट हुआ? नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। जब कीमत लागत के बराबर होती है तो सामान्य लाभ हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट ये निकलता है कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में दीर्घकाल में किसी फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होता है। क्यों है ऐसा? आपको मैंने जब फीचर्स पढ़ाए थे तो उसमें एक फीचर बताया था कि जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता है उसमें पूर्ण प्रतियोगिता की तरह फर्मों का आना जाना स्वतंत्र होता है, प्रवेश भी स्वतंत्र है और बहिर्गमन भी स्वतंत्र है। यदि असामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है तो नई फर्में प्रवेश कर जाएंगी, और अगर हानि हो रही है तो फर्में छोड़कर चली जाएंगी। तो इसलिए एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में दीर्घकाल में कैसा लाभ प्राप्त होते हैं? सामान्य लाभ प्राप्त होते हैं। ये इसका डायग्राम है और ये कहानी है किसकी? सामान्य लाभ की। दीर्घकाल में किसी फर्म का साम्य, दीर्घकाल में किसी फर्म का साम्य यानी दीर्घकाल में उसे क्या प्राप्त होंगे? सामान्य लाभ प्राप्त होंगे। इसका PDF भी मैं आप सभी को व्हाट्सअप कर दूंगी, या फिर आप पूछना चाहें, मंगवाना चाहें तो बोल सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगी। जैसे ये जो मैंने आपको समझाने के लिए रेड कलर की साइंस लगाई हैं उसमें नहीं शो होंगे। नेक्स्ट है, ये था दीर्घकाल में साम्य। नेक्स्ट है हमारा
एक्सेस कैपेसिटी अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। एक्सेस कैपेसिटी को हिंदी में कहते हैं अतिरेक क्षमता। एक्सेस कैपेसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? अतिरेक क्षमता। अतिरेक क्षमता। अब देखिए अतिरेक क्षमता क्या होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। जब नेट का एग्ज़ाम देने जाएंगे कई बार तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि अतिरेक क्षमता किस मार्केट में पाई जाती है। तो इसका आंसर है कि अतिरेक क्षमता एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में पाई जाती है। कई बार ये कॉम्पिटिटिव में नहीं पूछा जाता, जैसे आपके होम एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर एकेडमिक के एग्ज़ाम्स हैं तो इसमें पूछ लेते हैं कि दीर्घकाल में एकाधिकारात्मक क्षमता का कोई डायग्राम बनाइए। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता कहीं या अपूर्ण प्रतियोगिता कहीं, दीर्घकाल में एक फर्म आदर्श उत्पादन से कम उत्पादन करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग रन में क्या होता है, एक फर्म को जितना उत्पादन करना चाहिए या जितना उत्पादन कर सकती है उससे कम उत्पादन करती है। क्यों होता है आइए जानते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि दीर्घकाल में फर्म दीर्घकालीन औसत लागत वक्र एलएसी के गिरते हुए भाग पर स्पर्श करती है। एलएसी के गिरते हुए भाग पर स्पर्श करती है। यहाँ पर स्पर्श कर रही है, देखिए ई बिंदु पर कर रही है। इसके मिनिमम पॉइंट E1 है, यहाँ पर स्पर्श नहीं करती। ये आपको इस डायग्राम में भी पता चल जाएगा। दीर्घकाल में यहाँ पर स्पर्श कर रही है जबकि यहाँ मिनिमम पार्ट तो बाद में आएगा, उस पर स्पर्श नहीं कर रही। ऐसा क्यों होता है ये डायग्राम में समझते हैं। यदि फर्म पूर्ण क्षमता से कार्य करे, एक्स अक्ष पर क्या दिखाई दे रहा है आपको आउटपुट, वाई अक्ष पर रेवेन्यू एंड कॉस्ट, AR/MR कर्व, LAC और LMC कर्व। अगर फर्म पूर्ण क्षमता से कार्य करे तो Z पॉइंट, ये जो Z पॉइंट आपको शो हो रहा है, इस पर कार्य कर सकती है। जो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र का कौन सा पॉइंट है? न्यूनतम बिंदु है। लेकिन फर्म किस पर साम्य में होती है? R पॉइंट पर। दीर्घकाल में एक अधिकारात्मक फर्म का AR वक्र गिरती हुई ढाल वाला होता है। यहाँ पर AR वक्र कैसा है? गिरती हुई ढाल वाला है, जिससे वह दीर्घकालीन औसत लागत वक्र LAC को न्यूनतम भाग पर स्पर्श नहीं करती हुई LAC के गिरते हुए भाग पर स्पर्श करती है। इस कारण RZ और OQ1 फर्म की अतिरेक क्षमता होती है। देखिए AR वक्र जो है वो गिरता हुआ होता है। AR वक्र गिरता हुआ होता है। गिरती हुई होने के कारण ये LAC के गिरते हुए भाग पर स्पर्श करती है, मिनिमम पार्ट पर स्पर्श नहीं कर पाती। इसलिए आउटपुट कितना आता है? O से लेकर Q तक। लेकिन कहाँ तक आ सकता है अगर ये मिनिमम पॉइंट पर स्पर्श करे तो? ये OQ1 तक आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है? OQ1 तक। Q से लेकर Q1 तक जो ये गैप रह गया इसे ही कहेंगे हम अतिरेक क्षमता। Q से लेकर Q1 तक जो गैप रह गया इसे ही क्या कहेंगे? अतिरेक क्षमता। क्यों? क्योंकि ये वो क्षमता है जो एक प्रोड्यूसर जो है प्रोड्यूस कर सकता था, लेकिन AR वक्र के नीचे की ओर गिरते हुए कारण वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता। इसे कहते हैं एक्सेस कैपेसिटी, हिंदी में कहते हैं अतिरेक क्षमता। ये डायग्राम आप ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल डायग्राम है, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स जो हैं नॉलेज के अभाव में ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाते। तो Q1 क्या कहलाएगा? अतिरेक क्षमता। तो वह अब देखिए फर्म की अतिरेक क्षमता होती है। यदि फर्म अतिरेक क्षमता का उपयोग करती है तो वो Z बिंदु तक उत्पादित करेगी, जो आदर्श उत्पादन होता है। इस प्रकार एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में फर्म आदर्श उत्पादन से कम उत्पादित करती है। इसमें कहा है कि अगर फर्म पूर्ण क्षमता से कार्य करे तो वो Z तक उत्पादित करेगी, लेकिन वो करती कहाँ तक है? R तक। इसलिए हम कह सकते हैं कि एकाधिकारात्मक में कोई फर्म जो है वो आदर्श उत्पादन से कम उत्पादन करती है। जबकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, अब अगला जो कंसेप्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में दीर्घकालीन साम्य की स्थिति बिल्कुल विपरीत होती है। जो दीर्घकाल में साम्य है उसकी स्थिति बिल्कुल विपरीत होती है, क्योंकि इस स्थिति में फर्म दीर्घकालीन औसत लागत वक्र LAC के न्यूनतम भाग पर कार्य करती है। क्योंकि इस स्थिति में जो फर्म है वो LAC के न्यूनतम भाग पर कार्य करती है, मिनिमम पॉइंट पर कार्य कर रही है। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अतिरेक क्षमता नहीं पाई जाती, क्योंकि वह औसत आगम वक्र क्षैतिज होता है, LAC के न्यूनतम भाग पर कार्य करती है। देखिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या ऑप्टिमम आउटपुट प्राप्त होता है, तो आपका आंसर होगा यस।
परफेक्ट कंपटीशन में ऑप्टिमम आउटपुट प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर ए आर वक्र क्या होता है, क्षैतिज होता है और एल ए सी के मिनिमम पार्ट को वो स्पर्श करता है। जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ए आर वक्र गिरती हुई ढाल वाला होता है और एल ए सी के गिरते हुए भाग को स्पर्श करता है, इसलिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो आउटपुट प्राप्त होता है हमें, वो ऑप्टिमम आउटपुट नहीं मिलता। आप इस डायग्राम में देखिए, ए आर और एम आर और डिमांड कर्व जो है वो क्या है, क्षैतिज है। ए आर एम आर या डिमांड कर्व क्या है, क्षैतिज रेखा है। ए सी और एम सी क्या करती है, वही यू शेप होती है और ये जो मिनिमम पार्ट को यहाँ स्पर्श कर रही है, इसलिए जो ओ क्यू उत्पादन है वो क्या है, ऑप्टिमम उत्पादन है। ओ क्यू उत्पादन जो है वो कैसा है, ऑप्टिमम उत्पादन है। इससे ज़्यादा उत्पादित नहीं कर सकता एक प्रोड्यूसर, इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में एक्सेस कैपेसिटी नहीं पाई जाती। पूर्ण प्रतियोगिता में एक्सेस कैपेसिटी नहीं पाई जाती, जबकि एक अधिकारात्मक प्रतियोगिता में एक्सेस कैपेसिटी पाई जाती है। प्रोफेसर चैम्बरलिन के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर समरूप उत्पाद दी हुई होने पर दीर्घकाल में उत्पादन प्राप्त होता है। इन्होंने कहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में समरूप उत्पाद दिया हुआ होता है तो दीर्घकाल में उत्पादन प्राप्त होता है। कैसा, ऑप्टिमम उत्पादन, आदर्श उत्पादन। दीर्घकाल में आदर्श उत्पादन प्राप्त होता है, वह आदर्श माना जाता है। जबकि एकाधिकार प्रतियोगिता में आदर्श उत्पादन नहीं पाया जाता, क्योंकि एकाधिकार प्रतियोगिता में उत्पाद विभेदीकरण के कारण मांग वक्र गिरता हुआ होता है। देखिए, इसमें 3 कंसेप्ट आ रहे हैं बीच में कि दीर्घकाल में जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता है उसमें एलएसी वक्र गिरती हुई भाग को, एलएसी का गिरता हुआ भाग एआर को स्पर्श करता है, क्योंकि एआर वक्र जो है वो नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। और ये नीचे की ओर गिरता हुआ क्यों होता है, क्योंकि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में उत्पाद विभेदीकरण पाया जाता है। जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पाद विभेदीकरण नहीं पाया जाता, वस्तु समरूप होती है, इसलिए एआर वक्र मांग वक्र एक क्षैतिज रेखा के समान होता है, यहाँ पर शो किया हुआ है, और एलएसी मिनिमम पॉइंट को स्पर्श करता है, इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में आदर्श उत्पादन प्राप्त होता है, एक्सेस कैपेसिटी नहीं पाई जाती। ये आज आपका एक टॉपिक हुआ और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप इसे घर पर भी प्रैक्टिस करिए, डायग्राम बनाकर देखिए, स्टडी करिए। कोरोना टाइम पीरियड है तो अब इसी तरह से हमें पढ़ना होगा, पढ़ाना होगा। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे और